आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकी, जिसको जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी है क्या चीज़? आनुवांशिकी जेनेटिक्स जिसको कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता तथा संतान के समान या असमान गुणों का अध्ययन किया जाता है। माता पिता तथा संतान के जो समान गुण होते हैं, माता पिता और उसके बेटे में या बेटी में, माता पिता और उसके औलाद के जो समान गुण होते हैं या असमान गुणों का अध्ययन होता है, जिसे आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। और संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। और जो बाप का जो लक्षण होता है, जो उस लक्षण को बच्चे में जाना, ये आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होना, बाप से बेटा में, दादा से बाप में, बाप से बेटा में, इस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने को ये आनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे, आनुवांशिकता के नियमों के अध्ययन सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के एक मठ के पादरी मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने। उन्होंने मटर के पौधे पर, जो मटर के पौधा का जो साइंटिफिक नेम है पिसम सैटिवम है, तो मटर के पौधे पर आनुवांशिकता के प्रयोग किए और वंशगति के नियम को प्रतिपादित किया। इसलिए मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। मेंडल को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने क्या किया? मटर के पौधे पर आनुवांशिकता के प्रयोग किए, प्रयोग किए और वंशगति के नियम को प्रतिपादित किया। मटर के पौधा पर आनुवांशिकता के प्रयोग किए मटर के पौधे पर, और वंशगति के नियम को प्रतिपादित किया। मटर के पौधे की पर जो है आनुवांशिकता के प्रयोग किए और वंशगति के नियम को प्रतिपादित किए। फादर ऑफ जेनेटिक्स इसे कहते हैं मेंडल को, जो ऑस्ट्रिया के एक मठ पादरी थे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के बारे में, कि मेंडल ने अपने अनुसंधानों के लिए केवल एक मटर के पौधे को चुना, क्योंकि उनमें अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। मेंडल ने जो है अपने रिसर्च के लिए केवल मटर का पौधा को इसलिए चुना क्योंकि उनमें जो है अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। मटर में क्या होता है? विपरीत गुण होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पहला एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड। हाँ, पहला, जब दो पौधों में केवल एक गुण के आधार पर संकरण कराया जाता है। दो पौधों में केवल एक गुण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकरी क्रॉस कहते हैं। जब दो पौधों में केवल एक गुण के आधार पर संकरण कराया जाता है, सिर्फ एक गुण के आधार पर संकरण कराया जाता है दोनों पौधों में, तो उसे एक संकरी क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने शुद्ध लंबा टीटी एवं शुद्ध बौना टीटी पौधों में क्रॉस कराया। इसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार हुए। क्या हम लोग पढ़ें कि जब दो पौधों में केवल एक गुण के आधार पर संकरण कराया जाता है, जब दो पौधों में केवल एक गुण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकरी क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधों में क्रॉस कराया, जिसके परिणाम इस प्रकार हुए। शुद्ध लंबा टीटी को और शुद्ध बौना टीटी को क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक इस टाइप का फिर लंबे पौधे बने। क्या बने? लंबे पौधे हैं F1 जनरेशन में। अब स्वपरागण जब हुआ फिर देखते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी नर युग्मक, फिर लंबा शुद्ध टीटी लिए, फिर छोटा में लंबा अशुद्ध टीटी लिए। ये दोनों के बीच हुआ। फिर जो है
अशुद्ध लंबा, लंबा शुद्ध लिए, फिर अशुद्ध लंबा लिए, फिर लंबा शुद्ध जब लिए तो लंबा अशुद्ध लिए, और अशुद्ध अशुद्ध लंबा लिए तो शुद्ध बौना लिए। इस टाइप का करवाया गया। तो हम लोग देखते क्या है कि फिनोटाइप अनुपात कितना आया, 3:1। पूछ देगा सवाल कि फिनोटाइप अनुपात कितना आया, तो लंबा का 3 और बौना का 1, मोनोहाइब्रिड में, क्रॉस में, एक संकरी क्रॉस जब करवाया गया तो 3:1। फिर जेनोटाइप जो हुआ, फोनोटाइप तो हम लोग देख लिए कि 3:1 हुआ, लेकिन जेनोटाइप जो हुआ 1:2:1। जेनोटाइप जो अनुपात था वो 1:1:2:1, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। इस क्रॉस के आधार पर मेंडल ने नियम प्रतिपादित किए। इस आधार पर उन्होंने नियम प्रतिपादित किया। प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब दो विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं, जब दो विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं, तब उनमें से केवल एक बाहरी रूप से दिखाई पड़ता है और दूसरा दबा हुआ रहता है। उनमें से केवल एक बाहरी रूप से दिखाई पड़ता है। क्या होता है? बाहरी रूप से दिखाई पड़ता है और दूसरा दबा हुआ रहता है। दिखाई देने वाले को प्रभावी गुण कहेंगे और नहीं दिखाई देने वाले को अप्रभावी गुण कहते हैं। अप्रभावी गुण अपने आप को F2 प्रदर्शित करते हैं। अप्रभावी जो प्रभावी होता है वो F1 और अप्रभावी वाला F2। प्रभाविकता का नियम उसको बोलेंगे किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं, उनमें से केवल एक बाहरी रूप दिखाई पड़ते हैं और दूसरा दबा हुआ होता है। दिखाई देने वाले को प्रभावी गुण कहते हैं। दिखाई देने वाले को प्रभावी गुण कहते हैं। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के पढ़ेंगे। जब विपरीत लक्षण के जोड़े को क्रॉस करवाते हैं तो युग्मक बनते समय एक जोड़ी के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक जोड़ी के एलील दूसरे जोड़ी से अलग हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्म में दो में से केवल एक एलील रहता है। प्रत्येक युग्मक में दो में से केवल एक एलील रहता है। यह युग्मक अपने में शुद्ध रहता है। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? जब दो विपरीत लक्षणों के जोड़े को क्रॉस करवाते हैं तो युग्मक बनते समय एक जोड़ी के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक जोड़ी के एलील। अब प्रत्येक युग्मक में दो में से केवल एक एलील रहते हैं। प्रत्येक युग्मक दो में से केवल एक। यह युग्मक अपने में शुद्ध रहता है। अपने में शुद्ध रहता है। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। इसमें मेंडल ने दो विपरीत जोड़ों के लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया। मेंडल ने पीला एवं गोल बीज तथा हरा एवं झुर्रीदार बीज, पीला एवं गोल बीज प्रभावी गुण और हरा तथा झुर्रीदार बीज यानी अप्रभावी गुण में क्रॉस करवाया। परिणाम इस प्रकार हुए। यहाँ पीला गोल बीज और हरा झुर्रीदार गोल बीज के बीच करवाया। युग्मक YR, कैपिटल YR स्मॉल YR, फिर YY कैपिटल Y स्मॉल Y कैपिटल R स्मॉल और पीला गोल बीज बना। स्वपरागन कहलाया। फिर इस टाइप का जब करवाया तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि फिनोटाइप जो है अनुपात जो है, फिनोटाइप अनुपात कितना हुआ? पीला गोला का 9, गोला हरा का 3, पीला झुर्रीदार का 3 और हरा झुर्रीदार का 1। और जीनोटाइप अनुपात 1:2, 1:2, 4:2, 1:2:1। द्विसंकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र संकलन का नियम दिया। द्विसंकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र संकलन का नियम दिया। मेंडल ने क्या दिया? स्वतंत्र संकलन का नियम दिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। जब दो विकल्पीय जोड़ों का संकरण कराया जाता है, दो विकल्पीय जोड़ों का,
तो वहाँ उन युग्म विकल्पी लक्षणों के जोड़ों का स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, या एक युग्म युग्म विकल्पी लक्षण के जोड़ों का अपव्यूहन दूसरे से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है असॉर्टमेंट, जब दो विकल्पी जोड़ों का संकरण कराया जाता है तो वहाँ उन युग्म विकल्पी लक्षणों के जोड़ों को स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, या एक युग्म विकल्पी लक्षणों के जोड़ों का अपव्यूहन दूसरे से स्वतंत्र होता है, मतलब दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। एलील किसे कहते हैं? एलील जीवों में स्थित जीन के वैकल्पिक प्रकार जैसे पीला तथा हरा, जीवों में स्थित जीन के वैकल्पिक प्रकार जैसे कि पीला या हरा, ये एलील कहलाएगा। जीन विशेष लक्षण के लिए आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई, विशेष लक्षण के लिए आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई। प्रभावी गुण संकरण के बाद जो है F1 में दिखाई देने वाला गुण प्रभावी गुण कहलाता है। संकरण के बाद F1 में दिखाई देने वाला अप्रभावी गुण, संकरण के बाद पहली पीढ़ी में मौजूद रहते हुए ना दिखाई देने वाला गुण अप्रभावी गुण। फिनोटाइप और जीनोटाइप किसे कहते हैं? फिनोटाइप बोलेंगे किसी भी लक्षण का बाहरी रूप फिनोटाइप कहलाएगा, और जीनोटाइप जीवों के जीन की संरचनाएं, जीवों के जीन की जो संरचनाएं होती है वो जीनोटाइप कहलाएगा। सहलगनता किसे कहते हैं? जिसे लिंकेज इंग्लिश में कहते हैं। एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील, एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए उस स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। एक दूसरे से अलग हुए बिना एक पीढ़ी से उसी स्थिति में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। एक दूसरे से सहलगन होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? सहलगन होते हैं। ऐसी घटना को सहलगनता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलगनता कहते हैं। ये क्या होता है? ये जो है क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे को अलग अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से अलग हुए बिना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। लिंग गुणसूत्र किसको बोलते हैं? है ना, वैसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। वैसे लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम इसको बोलेंगे। वैसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं, लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, तथा अन्य गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं और अन्य गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य के एक कोशिका में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। एक कोशिका में मनुष्य के 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, यानी 46 होते हैं। क्या होते हैं? 46 होते हैं। एक मानव शुक्राणु या अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। एक मानव शुक्राणु या अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं जो न्यूनीकरण विभाजन से बनते हैं। किससे बनते हैं? न्यूनीकरण विभाजन से। लेकिन संलयन के बाद में पुनः द्विगुणित हो जाते हैं। संलयन के बाद में क्या होते हैं? पुनः द्विगुणित हो जाते हैं। यदि उस जोड़े में समरूप गुणसूत्र XX है तो लिंग मादा है, यदि असमरूप है XY है तो लिंग नर है। क्या है? नर है। आदमी विषम युग्मक युगी लिंगी है, अर्थात दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र X और Y होते हैं, जिससे दो भिन्न युग्मक होते हैं, जिसमें एक X और दूसरा Y गुणसूत्र होता है। लिंग सहलगनता वंशगति किसको बोलते हैं? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? लिंग गुणसूत्रों के जीनों द्वारा लक्षणों की वंशगति का नियंत्रण लिंग के साथ बदलता रहता है। इसे लिंग सहलगनता कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग सहलगनता कहते हैं। लिंग गुणसूत्रों के जीनों द्वारा लक्षणों की वंशगति का नियंत्रण लिंग के साथ बदलता रहता है। इसे लिंग सहलगनता कहते हैं। लिंग के साथ बदलता है, नियंत्रण लिंग के साथ बदलता है, उसे लिंग सहलगनता कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण। X क्रोमोसोम वंशगति, ये हेमोफीलिया वर्णनता उदाहरण है इसका। Y क्रोमोसोम वंशगति, कानों में बाल की बहुलता, स्केली त्वचा, ये Y क्रोमोसोम वंशगति है। मेंडल के जीवन काल में अनेक अनुसंधानों
की और लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन 1900 ईस्वी में तीन वैज्ञानिक, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ले कॉरेंस तथा ऑस्ट्रिया के इरिक वान शर्माक, क्या क्या पढ़े, ह्यूगो डी व्रीज और कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वान शर्माक ने मेंडल की खोजों की पुष्टिकरण किया। उनके अनुसंधानों को मेंडल के वंशगति के नियमों के रूप में मान्यता दिलाई गई। उनका जो रिसर्च था उसको मेंडल के वंशानुगति के नियमों के रूप में मान्यता दिलाई। तीनों ने मान्यता दिलाई। किसने? हॉलैंड के तीन वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी व्रीज और कार्ले कॉरेंस और इरिक वान शर्माक। ये तीनों ने 19वीं सदी में, कब? 19वीं सदी में, 1900 ईस्वी में। इस तरीके से हम लोग क्या क्या पढ़े? इस तरीके से हम लोग अनुवांशिकी में जेनेटिक्स में पढ़े, अनुवांशिकी पढ़े। उसके बाद में ग्रेगर जोहान में अनुवांशिकी में क्या पढ़े कि माता पिता तथा संतान के समान या असमान गुण का जो है अध्ययन करना अनुवांशिकी कहलाता है। और एक संतति में पैतृक लक्षणों का संचरण को अनुवांशिकता कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। ग्रेगर मेंडल ने मटर का पौधा का प्रयोग किया था। मटर का पौधा का प्रयोग से जो है आनुवांशिकता का प्रयोग और वंशगति के नियम प्रतिपादित किए थे, इसलिए मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। फिर मेंडल के वंशगति के नियम हम लोग पढ़ें। उसमें मटर का पौधा को इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें विपरीत गुण होते हैं। एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में लोग पढ़ें। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना होता है। इसमें टीटी और कैपिटल टी स्मॉल टी लिया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया गया। इस तरह से हम लोग पढ़ें। फिर फिनोटाइप जिसको बोलते हैं 3:1 होता है, जो बाहरी दिखाई देता है, फिनोटाइप। फिर हम लोग पढ़ें जीनोटाइप अनुपात पढ़ें 1:2:1 होता है, किसमें? मोनोहाइब्रिड में। फिर हम लोग आगे पढ़ें प्रभाविकता का नियम, जो जाहिर होता है प्रभावी कहलाता है, जो जाहिर नहीं होता अप्रभावी कहलाता है। F2 में जाहिर होता है, F4 में प्रभावी होता है। फिर पृथक्करण का नियम बताएं कि कैसे होता है पृथक्करण का नियम। इसमें बताएं कि प्रति युग्मक में 2 में से केवल एक एलील रहता है ना। यह युग्मक अपने में शुद्ध में रहता है, इसलिए इसे शुद्धता का नियम भी कहते हैं। द्विसंकर डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देखें। डायहाइब्रिड क्रॉस में देखें क्या कि इसमें पीला एवं गोल बीज तथा हरा एवं झुर्रीदार बीज को क्रॉस करवाया गया। तो इसका जो फिनोटाइप जो मिला, इसका फिनोटाइप अनुपात 9:3:1 और जीनोटाइप था 1:2:4:1:1 द्विसंकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र संकलन का नियम दिया। फिर स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम पढ़ें। फिर एलील किसको बोलते हैं? जीवों में स्थित जीन के वैकल्पिक प्रकार के, जैसे पीला हरा। फिर जीन के बारे में पढ़ें। विशेष लक्षण के लिए आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई जीन होता है। प्रभावी गुण पढ़ें, जो F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी, जो संकरण दिखाई देता है, संकरण के बाद दिखाई देता है। जो संकरण के बाद नहीं दिखाई देता अप्रभावी होता है। फिनोटाइप किसी भी लक्षण का बाहरी रूप। जीनोटाइप जीवों के जीन की संरचनाएं। इस हलगनता के बारे में पढ़ें कि जब अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना अलग हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। लिंग गुणसूत्र के बारे में पढ़ें कि लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं और लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। अन्य गुणसूत्रों में आलिंग गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 होते हैं। शुक्राणु 23 शुक्राणु या अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। और जो है लिंग सहलगनता वंशगति, लिंग गुणसूत्रों के जीनों द्वारा लक्षणों की वंशगति का नियंत्रण लिंग के साथ बदलता है। इसे लिंग सहलगनता कहते हैं। एक्स क्रोमोसोम वंशगति हेमोफिलिया और वर्णनता कहलाता है। वाई क्रोमोसोम वंशगति कानों में बाल की बहुलता स्केली त्वचा कहलाता है। फिर हम लोग पढ़ें इसको जो है वंशगति के नियमों को मान्यता किसने दिलवाई? तो ह्यूगो डी व्रीज ने, कार्ले कॉरेंस ने, इरिक वान शर्माक ने 1900 ईस्वी में। इस तरीके से हम लोग आनुवांशिकी को कंप्लीट पढ़े हैं।